हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति जिन्होंने साइकोलॉजी की नींव रखी है। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के बचपन के बारे में और इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, जो साइकोलॉजी है उसको पूरा खोल के रख दिया इन्होंने। पूरा साइकोलॉजी इनके जो सिद्धांत है उन पर आधारित है। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में और इनके जीवन के, इनके व्यक्तित्व के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे अपने बचपन में भी। सिगमंड फ्राइड जो थे वो अपने, इनके जो पिताजी थे जैकोब फ्राइड, उनके पिताजी का नाम था जैकोब फ्राइड। दोस्तों, जैकोब फ्राइड की उम्र 40 साल थी जब ये सिगमंड फ्राइड पैदा हुए थे, तब उनकी उम्र 40 साल थी। ये अपनी, जो इनके पिताजी हैं उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे ये। तो इनके जो भाई थे वो 20-20 साल के थे, 20-22 साल के थे, और इनके पिताजी की उम्र 40 साल थी। ये उस समय पैदा हुए थे। तो इनकी फैमिली जो थी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। इनके जो पिताजी जब ये बड़े हुए तो ये, इनके पिताजी इनके दादा के उम्र के लगते थे। तो ये ऐसी फैमिली में पैदा हुए और ज़्यादा ये समृद्ध व्यक्तित्व, समृद्ध परिवार के नहीं थे, बहुत गरीब परिवार के थे। और ये बचपन से ही इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता था। और जब इन्होंने जो सिद्धांत दिए तो ये मानो सिद्धांत से पूरी दुनिया हिल गई। ऐसे तगड़े इन्होंने साइकोलॉजी के सिद्धांत दिए जो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले जो सबकॉन्शियस माइंड की जो थ्योरी है वो सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने दी थी। जो चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, ये जो मन की संरचनाएं थी ये सब सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इनके अलावा इड, ईगो, सुपर ईगो, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, कैसा एक व्यक्ति इन सब की वजह से कैसा उसका बिहेवियर होता है, इन सब की पूरी डिटेल थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड जब 10 साल के थे, मात्र 10 साल की उम्र में इन्होंने 6 लैंग्वेज सीख ली थी। 6 लैंग्वेज का इनको ज्ञान था जब ये मात्र 10 साल के थे। और दोस्तों, बेहद इंटेलिजेंट थे। इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी की थी। जब ये स्कूल में थे तब से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड जो थे वो सिगार के काफ़ी शौकीन थे, सिगार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। दिन में 20-20 सिगार ये पी लेते थे और इसी वजह से इनको कैंसर भी हो गया था और उसी कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो सिगार के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। और ये दिमाग की जो बीमारियां होती है, दिमाग की मेंटल जो बीमारियां होती है, उनका इलाज करते थे केवल बात करके। इंसान से केवल बात करके व्यक्ति की दिमागी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। उस समय न्यूरोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज है। और ये उस टाइम केवल मरीज से बातचीत करके उसका इलाज कर देते थे। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का जो जन्म है वो 1856 में हुआ था। 1856 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड 1856 ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और इनके जो शिष्य थे उनका नाम था जुंग। उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। दोस्तों, जुंग से इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। जुंग के जो सिद्धांत थे वो भी हम आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। उनको ये अपना बेटा मानते थे। जुंग इनका प्रिय शिष्य था, उनको अपना बेटा मानते थे। और सिगमंड फ्राइड अपनी स्टडी में इतने ज़्यादा डीप उतर चुके थे कि लोग बाग इनको पागल कहने लग गए थे कि ये पागल हो गए। और इनके शिष्य भी इनको छोड़ के जाने लगे थे। इतने डीप स्टडी में ये उतर चुके थे। इन्होंने जो सेक्सुअल बिहेवियर है उस पर इतना अच्छी डीप स्टडी की थी कि लोग बाग इनको ये कहते थे कि ये तो पोर्नोग्राफी मटेरियल बेच रहा है और इसी वजह से पब्लिश हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। आज इनकी स्टडी की जो वैल्यूएशन है वो आज समझ में आ रही है लोगों को।
उस समय इनके जो साथ काम करते थे वो इनसे डिसएग्री हो गए थे। जैसे जैसे ये डीप उतरे अपनी स्टडी में, इनके साथ ही इनके जो प्रिय शिष्य था जुंग, उससे भी इनकी लड़ाई हो गई थी, वो अलग हो गए थे। उन्होंने अपने अलग सिद्धांत दिए, अपनी अलग स्कूल की स्थापना की। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों के बारे में एक किताब लिखी थी कि कैसे व्यक्ति को सपने आते हैं। उनका पूरा वर्णन इस किताब में किया था। और दोस्तों ये कोकीन के भी आदी थे, कोकीन लेते थे ये, और खुद ही नहीं अपनी पत्नी को भी देते थे, अपने दोस्तों को भी देते थे, खुद भी लेते थे, कोकीन का सेवन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये जानना चाहते थे कि नशे में व्यक्ति का बिहेवियर कैसे होता है, जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों सब इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनकी उसके 3 पहलू हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला है स्थलाकृति सिद्धांत। स्थलाकृति सिद्धांत, इसको मन की संरचना भी बोलते हैं। स्थलाकृति सिद्धांत, इसको बोलते हैं मन की संरचना, क्योंकि इस सिद्धांत में इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। 3 टाइप के व्यक्ति के मन होते हैं, वो 3 टाइप बताए स्थलाकृति इस सिद्धांत में। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है व्यक्ति में चेतन मन, दूसरा होता है पूर्व चेतन, या जिसको अर्धचेतन मन भी बोलते हैं, अवचेतन मन भी बोलते हैं। तीसरा है अचेतन। तो ये मन की स्थलाकृति या मन की संरचना के 3 इन्होंने प्रकार बताए हैं। हर व्यक्ति में ये 3 टाइप के मन होते हैं, 3 टाइप का उसका दिमाग काम करता है। चेतन मन, पूर्व चेतन और अचेतन। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन में आप जो भी काम करते हो वो आपकी चेतना में है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आपका पूरा कंट्रोल है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, वीडियो को बंद कर सकते हो। अपनी मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हो, ये आप बिल्कुल चेतन मन में कर रहे हो, सब कुछ आपकी चेतना में है। पूर्व चेतन क्या होता है? पूर्व चेतन होता है जब आपको उस चीज की तरफ ध्यान दिया जाए, आप उस चीज की तरफ ध्यान दो, तब आप उस पर कंट्रोल कर पाओ, तब आप उसको देख पाओ कि हाँ ऐसा हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप सांस ले रहे हो, तो आपका ध्यान जाएगा कि हाँ मैं सांस ले रहा हूं, और अब आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, आप इसको रोक सकते हो, आप इसको तेज ले सकते हो। ये क्या है? पूर्व चेतन। आप सांस तो पहले भी ले रहे थे, लेकिन आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं था। जैसे ही मैंने बोला कि आप सांस ले रहे हो, तो अब आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको इतना टाइम आपको पता नहीं था कि आप सांस ले रहे हो, तो आपका सांस लेना बंद हो गया हो, अचानक से पता लगे कि अरे मैं तो सांस ही नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है। जब आपका ध्यान गया कि हाँ मैं सांस ले रहा हूं, तब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं था तब भी आप ले रहे थे। ऐसे ही आप पलक झपका रहे हो, अब आप इसको रोक भी सकते हो, अब आप इसको तेज भी झपका सकते हो। लेकिन जब आपको पता नहीं था कि मैं पलक भी झपका रहा हूं, तब भी ये झपक रही थी। तो ये सब क्रियाएं कैसे मेंटेन होती है? ये पूर्व चेतन से होती है। पूर्व चेतन वो मन होता है जो आपकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन जब आपको पता नहीं होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। ये पूर्व चेतन आपकी नींद के समय भी काम करता है। जब आप नींद में होते हो तब भी ये काम करता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप खुद ट्राई कर लेना। मान लीजिए आपकी ट्रेन है सुबह 3 बजे की, सुबह 3 बजे आपको जाना है। अब आपको 3 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे उठना होगा। 2 बजे उठने के लिए क्या करोगे आप? या तो अलार्म लगाओगे, अलार्म नहीं लगाओगे तो आप सोचोगे कि मैं अब एक दिन आप अलार्म मत लगाओ, आप ऐसे ही
अपने पूर्ण चेतन मन की तरफ इशारा करके बोलो कि मुझे 2 बजे उठना है किसी भी हालत में, 2 बजे मुझे उठना है। ये अच्छे से आप दृढ़ संकल्प ले लो अपने मन में कि आज रात मैं सो रहा हूं लेकिन 2 बजे मुझे उठना है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। अलार्म मत लगाओ, आपको एग्जैक्ट 2 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। एग्जैक्ट 2 बजे ट्राई करके देख लेना। ये क्यों होता है? ये पूर्व चेतन मन से होता है। इसके बाद आता है अचेतन मन। अचेतन मन, दोस्तों अचेतन मन बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज, और इस चीज की खोज सिगमंड फ्राइड ने की थी। ये जो आपकी जो भी चेतना है ये मात्र 10% है, बाकी सब अचेतन है। जितना भी है वो सब अचेतन है। आप कब से, आप जो भी आपने पैदा हुआ तब से लेकर आप जो खा रहे हो वो सब आपकी स्टोर में, आपके दिमाग में स्टोर है। आप जो बोल रहे हो वो सब यहाँ पर स्टोर है अचेतन मन में। आप जिस भी व्यक्ति से मिले हो आज तक वो सब यहाँ स्टोर है। जिस भी व्यक्ति ने आपको कुछ भी कहा है वो सब यहाँ स्टोर है, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक। इतना पावरफुल है अचेतन मन। यहाँ पर हर चीज स्टोर हो जाती है। यहाँ तक जितनी गंध आपने आज तक ली है वो सारी यहाँ स्टोर है, चाहे वो खाने की गंध हो या किसी परफ्यूम की गंध हो या किसी नाली की गंध हो, वो सब आपके अचेतन मन में स्टोर है। और जब बच्चा छोटा होता है तब भी ये तीनों मन एक्टिव होते हैं। तो उस समय बच्चे को आप कुछ भी ऐसे वर्ड बोलोगे, उसको हैरेस करोगे, उसको गलत शब्दों से प्रयोग लोगे तो वो उसके अचेतन मन में स्टोर होता जाता है। लेकिन जैसे ही वो जब बड़ा होता है तो वो चीज़ उसके वापस बाहर आने लगती है। और इसी पर रिसर्च करके इन्होंने हिस्टीरिया के बारे में बताया था कि जो महिलाओं को जो हिस्टीरिया के दौरे आते हैं वो क्यों आते हैं, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या कारण है। तो अचेतन मन में आपकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो कुंठित इच्छाएं हैं, जिनको आपने दबा दिया है, जो आप नहीं चाहते कि वापस बाहर आए, ऐसी इच्छाओं की वजह से अचेतन मन इफेक्ट होता है। बच्चे को आप गलत शब्दों से बोलोगे तो वो सब अचेतन मन में उसके स्टोर होगा और वो बाद में इफेक्ट उसको करता है। तो ये मन की 3 इन्होंने संरचना बताई है, चेतन मन, पूर्व चेतन मन और अचेतन मन। इसके बाद इन्होंने गत्यात्मक, इनका जो अगला, इनके सिद्धांत का जो अगला पहलू है उसको बोलते हैं गत्यात्मक या गत्यात्मक संरचना। यह है गत्यात्मक। इसमें भी इन्होंने वो जो था वो मन की संरचना थी, ये जो है ये व्यक्तित्व के प्रकार है। गत्यात्मक जो पहलू है इनके सिद्धांत का, जो गत्यात्मक पहलू है, उसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन से प्रकार है? पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। दोस्तों ये ईगो घमंड वाला ईगो नहीं है, ये घमंड वाला ईगो नहीं है, ये उससे और भी बेटर कुछ अलग चीज है। कैसे अलग है दोस्तों? ये जो गत्यात्मक संरचना है इनके सिद्धांत की, ये हर व्यक्ति में 3 इड, ईगो और सुपर ईगो 3 पहलू होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। इड जो होता है वो जन्मजात होता है, ये जब व्यक्ति पैदा होता है तब से ही इड उसमें मौजूद होता है। और ये इड होता है, ये अचेतन मन होता है। जो अभी अपने मन की जो संरचनाएं बताई, ये इड अचेतन मन से होता है। ईगो ये एक मानवीय होता है, मतलब एक मनुष्य का जैसा व्यवहार होना चाहिए वो ईगो में होता है। इड जो होता है वो बिल्कुल दानव प्रकृति का होता है, मतलब ये सुख के सिद्धांत पर काम करता है, सुकेप्सा सिद्धांत। अर्थात इड को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको, इड को केवल सुख से मतलब है। कोई भी चीज हो ये बिल्कुल दानवीय प्रकृति का होता है कि आप की कोई भी चीज हो, अगर आप किसी दूसरे की चीज को चोरी कर रहे हो तो वो इड का संकेत है, इड आपको संकेत दे रहा है, क्योंकि ये केवल सुख के सिद्धांत पर काम करता है।
इसको सुख से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। ईगो, ईगो जो होता है वो सुपर ईगो और इड इन दोनों के बीच सामंजस्य रखता है, तालमेल रखता है, समायोजन रखता है। इड जो होता है वो मानवीय प्रकृति का होता है और सुपर ईगो ये बिल्कुल नैतिक व्यक्ति, बहुत ज्यादा नैतिकता दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है, अपनी लॉयल्टी दिखाता है, कोई भी गलत काम नहीं करता, बिल्कुल एक जो देवीय प्रकृति के लोग होता है वो सुपर ईगो होता है। तो ये एक हद से ज्यादा इड भी खराब है और एक हद से ज्यादा सुपर ईगो ये भी खराब है, दोनों खराब है। और दोनों के बीच में तालमेल कौन बनाता है? ईगो। दोस्तों जैसे मान लो जब आप एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें माइनस मार्किंग वाला कोई एग्जाम है जिसमें माइनस मार्किंग होती है। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इड क्या बोलेगा? अरे यार क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, सारे गोले अपन भर देते हैं। ये कौन बोलता है? इड, कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये सारे गोले भर दो। सुपर ईगो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, जो नहीं आ रहा है उसको क्यों करें, जब आ ही नहीं रहा क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है और फिर बीच में आता है ईगो कि वो दोनों को शांत करता है, रुको रुको, ऐसा करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, कुछ तो आ रहा होगा, जो आएगा उसको अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। ये कौन करता है? ईगो। ऐसे ही मान लो आप किसी की एक अच्छा सा किसी की सोने की चेन पड़ी हुई है, आपको बहुत पसंद आ रही है, तो इड क्या बोलेगा कि यार इसको उठा ले, इसको ले चलते हैं, इसको क्या पता चलेगा, अपन इसको अपने जेब में डाल के ले चलते हैं। कौन बोल रहा है? इड। सुपर ईगो बोलेगा नहीं नहीं, चोरी करना गलत है, क्योंकि ये बहुत नैतिकता के स्तर पर काम करता है। ये आपका दूसरा मन बोलेगा नहीं, चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करेंगे, आज हम चोरी कर रहे हैं, कल को अपने से ज्यादा इस चीज का नुकसान हो जाएगा। ये बोलता है सुपर ईगो। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व होता है, बीच में ईगो आता है, वो बोलता है आप दोनों शांत रहो, बीच का रास्ता निकालते हैं। ये क्या करेगा? उससे बात करेगा कि यार ये आपकी चेन बहुत सुंदर लग रही है, मुझे एक बार मेरे को देखने दो। उसको लेगा, उसको टच करेगा, उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हो जाएगी, उसके बाद उसको वापस दे देगा। तो ये ऐसे इड, ईगो, सुपर ईगो कुछ ऐसे काम करते हैं। ये सब सिगमंड फ्राइड के दिए हुए सिद्धांत हैं। इसके अलावा इन्होंने जो तीसरा इनका जो पहलू है इनके सिद्धांत का, उसका नाम है मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास ये हम पढ़ते हैं बाल विकास के टॉपिक में। जो बाल विकास का टॉपिक आता है उसमें भी मनोलैंगिक विकास पढ़ते हैं। दोस्तों सिगमंड फ्राइड जो थे वो जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तो ये बेहोश हो जाते थे। सिगमंड फ्राइड बेहोश हो जाते थे जब किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति से मिलते थे। हालांकि जब इनका शिष्य जुंग उनसे जब ये मिले तो भी ये बेहोश हो गए थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो जब रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु से जब मिले थे तो वो बेहोश हो गए थे। विवेकानंद जी बेहोश हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी है, इनकी जो चेतना है, इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना एक्टिव था कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर इनको प्रभावित करता है तो ये बिल्कुल ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिसको बेहोश होना ही बोलते हैं। तो वो क्वालिटी थी सिगमंड फ्राइड में। दोस्तों जब हिटलर आया, जब हिटलर का शासन आया 1933 में, तो हिटलर जो था वो जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जितने भी बुद्धिमान लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो हिटलर ने सिगमंड फ्राइड की जो बुक्स थी, जो थ्योरीज थी, उनको जला दिया था सबको, और इनको मारने के लिए उनकी प्लानिंग थी हिटलर की। लेकिन ये जो हिटलर नाजी पार्टी का था, नाजी पार्टी से संबंधित था हिटलर, लेकिन उस समय जो सिगमंड फ्राइड थे वो जैसे तैसे बचकर आ गए थे। सिगमंड फ्राइड ने एक फ्री एसोसिएशन, जिसको टॉकिंग क्योर बोलते हैं, टॉकिंग क्योर, फ्री एसोसिएशन, ये अपने मरीज को बोलते थे कि आप बोलो, जिसके भी दिमागी बीमारी है उसको बोलते थे कि आप बोलो, आपके मन में जो कुछ आ रहा है आप बोलो,
और जो मरीज बोलता था उससे ही उसका इलाज कर दिया करते थे। जो मरीज बोलता था उससे इनको समझ आता था कि इनके क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इनको दिमागी बीमारी है। तो हर जो पागल से पागल व्यक्ति होता था उसका भी ये इलाज कर देते, केवल उसको कहते थे कि आप बोलो, आपको जो मन में आ रहा है वो बोलो। ऐसे व्यक्ति थे सिगमंड फ्राइड। और दोस्तों इन्होंने जो लिबिडो जिसको बोलते हैं काम प्रवृत्ति, लिबिडो, उस पर इतनी बढ़िया रिसर्च की कि लोग बाग इनको पागल कहने लग गए थे। दोस्तों सिगमंड फ्राइड का मानना है कि इन्होंने दो वर्ड दिए, एक इरोज और थैनेटोज। इरोज और थैनेटोज। इरोज जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति है, इरोज जीवन मूल प्रवृत्ति और थैनेटोज मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये थैनेटोज वो थैनेटोज नहीं है जो उस मूवी में जो चुटकी बजाता है, क्या पता उस थैनेटोज का जन्म इस थैनेटोज से ही हुआ हो, उसका नाम थैनोस था, ये थैनेटोज है। थैनेटोज मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, व्यक्ति में क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, किसी का नुकसान करना, यह सब मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। और इरोज ये जीवन मूल प्रवृत्ति। इरोज को इन्होंने बताया कि इरोज जो होता है, व्यक्ति जीवन जीता है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो इरोज की व्यक्तित्व की इरोज की प्रवृत्ति से करता है, और ये इरोज काम प्रवृत्ति से संबंधित होता है। अर्थात सिगमंड फ्राइड का जो मानना था कि व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे जो कारण है वो उसकी काम प्रवृत्ति है, इस वजह से वो काम कर रहा है, ये कहना था सिगमंड फ्राइड का। हालांकि इन्होंने जो बच्चे होते हैं बच्चों पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चों में भी काम प्रवृत्ति होती है, और वो काम प्रवृत्ति जो अब आगे हम पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास, उसमें इन्होंने अच्छे से बताई है। तो दोस्तों देखते हैं मनोलैंगिक विकास क्या है। जी दोस्तों, मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास की इन्होंने अवस्थाएं बताई है, 5 अवस्थाएं इन्होंने मनोलैंगिक विकास की बताई है। जो पहली अवस्था है उसका नाम है मुखीय अवस्था। मुखीय अवस्था अर्थात सिगमंड फ्राइड कहते थे कि जो बालक होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है जब वो जन्म से 10 माह का होता है, जन्म से 10 माह तक उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो काम प्रवृत्ति होती है वो मुख में होती है, मुखीय अवस्था। बालक के हाथ में जो 10 माह का बालक है उसके हाथ में, जन्म से 10 माह तक के बालक के हाथ में आप कुछ भी दो वो सीधा मुंह में लेके जाएगा। आप उसके हाथ में कुछ भी दो वो सीधा कहां लेके जाएगा? मुंह में। और इसी को मुखीय अवस्था कहते हैं। तो ये जन्म से होती है बालक में, ये जन्म से बालक में होती है। उसके बाद दूसरी जो अवस्था है गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था, ये जो अवस्था होती है वो 10-12 माह से लेकर जब बालक 2 या 3 साल का हो जाता है तब तक ये अवस्था रहती है, गुदीय अवस्था। इस अवस्था में जो बालक है वो अपना मल मूत्र विसर्जन जो करता है उसमें काफी आनंद महसूस करता है। जब बालक मल मूत्र विसर्जन करता है तो उसको रोकने में और उसको करने में उसको काफी आनंद महसूस होता है, तो इस वजह से इसको गुदीय अवस्था कहा गया है। और ये जो अवस्था होती है यह ट्रेनिंग की अवस्था होती है। आप बालक को इस एज में, जब वो 1 साल से लेकर 3 साल का होता है, उस एज में उसको मल मूत्र विसर्जन की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपनी क्रियाएं अच्छे से कर सके। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था, यह अवस्था होती है 3 से लेकर 5 साल तक। लैंगिक अवस्था में बालक ये समझने लगता है कि जो उसका जेंडर है उसमें वो डिफरेंस करना समझ जाता है। लैंगिक अवस्था में ही इन्होंने 2 टर्म्स दी हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। हालांकि ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रीक वर्ड, ये ओडिपस और इलेक्ट्रा किसी यूनानी कहानी में
काम में लिए जाने वाले दो पात्रों के नाम हैं और उसी नाम पर ओडिपस और इलेक्ट्रा इन्होंने दिए हैं। ओडिपस यानी कि जो बालिकाएं होती हैं उनमें ऐसी ग्रंथियां होती है, ऐसी उनकी भावनाएं होती है कि वो अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम प्रदर्शित करती है, और जो बालक होता है उसमें ओडिपस होता है। इलेक्ट्रा बालिका में होती है और ओडिपस बालक में होता है। बालक अपनी माता के प्रति अपना स्नेह भाव प्रदर्शित करता है। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा इन दोनों ग्रंथियों का समाधान 3 से 5 वर्ष की उम्र में बालक को हो जाता है। उसके बाद है अदृश्य या प्रसूति अवस्था। अदृश्य अवस्था, ये जो अदृश्य अवस्था होती है ये 5 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसको अदृश्य अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल सुसुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इस वजह से इसको अदृश्य अवस्था सिगमंड फ्राइड ने कहा है। इसके बाद आती है 5 नंबर पर जननेंद्रिय अवस्था। यह होती है 12 वर्ष के बाद। ये इस समय बालक किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसको लैंगिक परिपक्वता उसमें आ जाती है, तो इसको जननेंद्रिय अवस्था बोला है। तो दोस्तों ये सिगमंड फ्राइड थे। इन्होंने अपने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली जो अवस्था थी मन की संरचना, जिसको स्थलाकृति सिद्धांत बोला है। स्थलाकृति मन की संरचना, जिसमें 3 मन बताए हैं, चेतन मन, पूर्व चेतन या अर्धचेतन और अचेतन मन। उसके बाद इनके सिद्धांत का जो दूसरा पहलू है वो है गत्यात्मक संरचना, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। पहले में मन की संरचना, दूसरे में व्यक्तित्व के प्रकार। वो है इड, ईगो और सुपर ईगो, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद इनके जो सिद्धांत का तीसरा पहलू है मनोलैंगिक विकास। इसकी 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। ये सिगमंड फ्राइड है। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम इनके जो शिष्य थे जुंग, जो इनके ही सिद्धांत को और आगे लेकर गए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जुंग ने काफी अच्छा इनका जो सिद्धांत, इनकी जो थ्योरी है उसको और आगे लेके गए, एक अलग सिद्धांत की स्थापना की, अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना उन्होंने की। तो जुंग के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सब जगह ये काम में आने वाला टॉपिक है। आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो हम और आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमें मोटिवेट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पूरे साइकोलॉजी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।